नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। गाजीपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने मुख्तार के साले को हिरासत में लिया, मामले में हुई कार्रवाई। यूपी में एक और विधानसभा सीट खाली, रामपुर के बाद अब सीट पर भी होंगे उपचुनाव। बांदा जिला अस्पताल में मरीजों की जगह पर आवारा कुत्तों का कब्जा, ट्रॉमा सेंटर को बनाया अपना आशियाना। आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी दाखिले का मामला, सीएम योगी ने केंद्र की सीबीआई जांच की सिफारिश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, देवबंद रेलवे स्टेशन को किया जा सकता है बाला सुंदरी देवी मंदिर का रूप। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के साले को हिरासत में लिया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने मुख्तार के साले सरजील रजा उर्फ आरे आतिफ को गाजीपुर में जेल गेट से हिरासत में लिया है। बता दें, वहीं सोमवार को ही जमानत पर गाजीपुर जेल से रिहा हुआ था और ईडी ने इससे पहले मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। सरजील को हिरासत में लेने के बाद ईडी की टीम उसे लेकर प्रयागराज रवाना हो गई। सरजील उर्फ आरे आतिफ सोमवार शाम करीब 7 बजे ही जेल से रिहा हुआ था और जेल गेट पर ईडी की प्रयागराज यूनिट की टीम पहले से ही मौजूद थी। जेल गेट पर ईडी की टीम को देखकर से रो पड़ा मुख्तार का साला और उसे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में ले लिया गया। ईडी ने इसी मामले में मुख्तार के विधायक और बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। सरजील उर्फ आतिक ने भी अपने भाई अनवर शहजाद के साथ 3 सितंबर को गाजीपुर के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वो दोनों जेल में बंद थे और दोनों पर नंदगंज क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा और उस पर निर्माण करने का आरोप लगा हुआ था। ईडी की टीम सरजील को प्रयागराज लाकर उसका सामना मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास से करा सकती है। पूछताछ के बाद ईडी की टीम सरजील को गिरफ्तार भी कर सकती है। सरजील की गिरफ्तारी के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया के परिवार से ये दूसरी गिरफ्तारी होगी। जल्द ही मुख्तार के परिवार से कुछ और गिरफ्तारियां भी करने की तैयारियों में लगी हुई है ईडी। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा सीट के विधायक विक्रम सिंह सैनी को सांसद विधायक अदालत द्वारा मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में 2 वर्षों की सजा सुनाए जाने के 27 दिन बाद विधानसभा सचिवालय ने खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित करते हुए सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। बता दें, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सैनी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी 11 अक्टूबर से स्वतः ही रद्द हो गई है और अब इस सीट पर भी भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराएगा। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सैनी को मुजफ्फरनगर के सांसद विधायक अदालत ने 11 अक्टूबर 2022 को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में खतौली विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित हुए थे। बता दें, अधिसूचना के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाना क्षेत्र में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, धारा 336 और 139, 504 और 506 के तहत विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सैनी को 2 वर्ष कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के फैसले के क्रम में 11 अक्टूबर 2022 से आयोग माने गए हैं। और बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के फैसले के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल की सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक वो अयोग्य रहेगा। यूपी के बांदा का जिला अस्पताल अक्सर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का है, जहां अस्पताल के भीतर एक कुत्ते का आराम फरमाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। और बता दें कि वीडियो में कुत्ते के नजदीक ही कई मरीज भी खड़े हुए हैं। ये हाल तब है जब पूरे प्रदेश में डेंगू जैसे भीषण बीमारी का खतरा बना हुआ है। इस मामले में जब जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उनका कहना है कि ट्रॉमा सेंटर के 2 दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजे से कुत्ता आया होगा और आगे से ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
बांदा जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में जहां मरीजों का इलाज होता है, उस जगह को आवारा कुत्ते अपने आशियाने के रूप में भी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर के भीतर अक्सर कुत्ते घुस आते हैं और कभी फर्श पर लेटकर आराम करते हैं तो कभी मरीजों के बीच जाकर खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। सोमवार को भी जब कुछ कुत्ते अस्पताल में मौजूद थे तो किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में एक कुत्ता फर्श पे पड़ा हुआ है और आराम कर रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में कुत्ता स्ट्रेचर में पड़े मरीज और उसके तीमारदारों के बीच चहलकदमी कर रहा है। बता दें कि सरकारी अस्पताल की अवस्थाओं की पोल खोलने के लिए ये वीडियो काफी है और यह हाल जब बांदा मुख्यालय के जिला अस्पताल का तो बाकी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा तब है जब प्रदेश की सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद आए दिन सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए चेतावनी देते दिखाई लगातार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से 2021 में आयुष कॉलेजों में प्रवेश के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। बता दें कि अनियमितता के मामले में आरोपी आयुर्वेद सेवाओं के कार्यवाहक निर्देशक प्रोफेसर एसएन सिंह और शिक्षा निदेशालय के प्रभारी अधिकारी उमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों ही लखनऊ के राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में फिलहाल कार्यरत थे। इसके अलावा यूनानी निदेशालय के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद वसीम और होम्योपैथी निदेशालय के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक विजय कुमार पुष्कर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों के पालन करते हुए राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन सिंह और प्रोफेसर उमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद वसीम और प्रोफेसर विजय पुष्कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले यह खबर सामने आ रही थी कि फर्जी दाखिले मामले की जांच एसटीएफ द्वारा कराई जाएगी और उसे यह जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, लेकिन अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजों में दाखिलों के नाम पर नीट यूजी 2021 की मेरिट सूची के स्थान बनाने वाले जगह ऐसे लोगों को दाखिला कराया गया जिनसे पैसे लिए गए थे। बताया जा रहा है कि सरकारी आयुष कॉलेजों के लिए 5 लाख रुपए और प्राइवेट कॉलेजों के लिए अभ्यर्थियों से 3.5 लाख रुपए वसूल किए गए थे। और बता दें जबकि प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेज में प्रवेश के लिए 4 लाख और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2.5 लाख रुपए लिए गए थे। वहीं यूनानी कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से 2.5 लाख लिए गए थे और मामले की जानकारी सामने आने के बाद निदेशालय में दाखिल से जुड़े दस्तावेज को सील भी कर दिया गया है फिलहाल के लिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवबंद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का ऐलान करते हुए सोमवार को कहा कि इस स्टेशन की इमारत को मां त्रिपुरा बाला सुंदरी देवी मंदिर का रूप देने पर विचार किया जा रहा है। देवबंद रेलवे स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों का जायजा लेने सहारनपुर आए रेल मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर के 200 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की योजना में देवबंद रेलवे स्टेशन को भी जोड़ा जा रहा है। अब इस स्टेशन को भी विश्व स्तरीय मानकों के हिसाब से विकसित किया जाएगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेशन पर निरीक्षण के बाद मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। रेल मंत्री ने कहा कि देवबंद रेलवे स्टेशन की इमारत को मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर का रूप देने के संबंध में भी विचार किया जा रहा है। मंदिर के डिजाइन को देखते हुए रेलवे स्टेशन को वो स्वरूप दिया जा सकता है। इसी बीच इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के एक प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्री से मुलाकात की और विभिन्न रेलगाड़ियों का देवबंद में ठहराव करने की मांग की। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्री को देवबंद का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि देवबंद एक आर्थिक स्थान है जहां देश भर से हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं और प्रतिदिन हजारों लोग धार्मिक आस्था के चलते यहां पहुंचते भी हैं। इसलिए देवबंद रेलवे स्टेशन पर कई मुख्य ट्रेन का ठहराव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो
तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। Damn it! चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि एक कोर्ट केस के सिलसिले में फिरोजाबाद आए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मैनपुरी में होने जा रहे चुनाव को लेकर दावा किया कि वो कमल खिलेगा। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं मैनपुरी के काम आएंगी। एसपी सिंह बघेल को 22 साल पुराने एक मामले में स्थानीय अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है। उनके खिलाफ टुंडला के तत्कालीन विधायक शिव सिंह अचक ने फरवरी 2000 में एक केस दर्ज कराया था। मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने के दौरान बीजेपी के किसी बड़े नेता ने भी मैनपुरी में प्रचार नहीं किया। इस बार की क्या तैयारी है, और इस पर एसपी बघेल ने कहा कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कौन प्रचार में आता है और कौन नहीं, लेकिन जिसकी भी ड्यूटी लगती है वो आते हैं। मैनपुरी लोकसभा अजय नहीं है, क्योंकि पिछली लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति के सबसे मजबूत गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और फिर भी मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ 94,000 वोट से ही जीत पाए। अब सपा बसपा गठबंधन नहीं है। वही केंद्रीय मंत्री ने यूपी में अपराध के मुद्दे पर कहा कि अपराध मुक्त समाज को गुप्त काल में भी नहीं था। और बता दें कि सपा और बसपा के काल में जब तक बच्चा स्कूल से वापस नहीं आता तो मां दरवाजे पर ही खड़ी होकर इंतजार करती थी। और कहा कि उसका अपहरण तो नहीं हो गया। जहां तक धर्म परिवर्तन का सवाल है कि कुछ लोग रणनीति के तहत किशोर लड़कियों को बहला फुसला कर शादी कर रहे हैं। अगर किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो अलग बात होती है, लेकिन धर्म छुपाकर पीछा करना ये ठीक बात कतई नहीं है। उत्तर प्रदेश में डेंगू तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 8,968 हो गई है। राज्य में हर दिन करीब 200 डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में सबसे अधिक मरीजों की पुष्टि प्रयागराज में की जा रही है। इसके बाद सबसे अधिक मामले राजधानी लखनऊ और अयोध्या में दर्ज किए जा रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ जिलों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। उधर गाजियाबाद और बदायूं में भी तेजी से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद और बदायूं ने नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की जा रही है। सोमवार सुबह सभी नोडल अधिकारी प्रभावित जनपदों में जाकर वहां डेंगू से बचाव के इंतजामातों का निरीक्षण किया और वो मंगलवार शाम तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। इसके अलावा नगर विकास विभाग की तरफ से भी 75 जनपदों में साफ सफाई और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए टीमें भेजी जा रही हैं। और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से लेकर अब तक राजधानी लखनऊ में 1,430 मामले सामने आए हैं, प्रयागराज में 1,432, अयोध्या में 629, गाजियाबाद में 594, अलीगढ़ में 210 मामले सामने आए हैं। पूरे राज्य में 6 नवंबर तक 8,963 डेंगू के मामले सामने आए हैं। प्रशासन की तरफ से एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें बुखार है तो वो इस पर सूचित करें। सरकारी अस्पताल में 3,800 बेड डेंगू मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं और जरूरत के अनुसार बढ़ाने के भी निर्देश सरकार की तरफ से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की खबर सामने आई और ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ये जानकारी अग्निमिशन अधिकारी दीपक शर्मा ने दी है। बता दें ये आग औद्योगिक क्षेत्र में पान मसाला फैक्ट्री में लगी है और घटना से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें फैक्ट्री से काला धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए गाड़ियां भेजी गई। बता दें कि अग्निमिशन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया है कि दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण है और किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है। उस मामले में आपको बता दें नोएडा में भी सोमवार को एक कारखाने में आग लग गई थी। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी तो नहीं मिली थी। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी किया जा रहा था और अधिकारी ने बताया कि नोएडा के फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखाने में सुबह 9 बजे आग लग गई और जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। अधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मियों के साथ दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई थी और आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया था। अधिकारी ने बताया
कि स्थानीय लोगों भी राहत कार्य की मदद कर रहे थे और अभी ये पता नहीं लग पाया है कि आग किस कारण से लगी थी और इस वजह से संपत्ति कितनी नुकसान हुई है इसको लेकर। कानपुर देहात में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा कर दिया। कानपुर जिले के मंगलपुर थाने में बीती रात कई लोग थाने के बाहर जमा हो गए और लोगों का आरोप है कि पुलिस ने युवक की मौत के मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की और हत्या से सड़क हादसा बता दिया। बता दें कि युवक के परिजनों के मुताबिक मंगलपुर क्षेत्र में रहने वाले अभिषेक के घर जाते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। अभिषेक घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अभिषेक को जिस तरह की चोट आई वो हत्या लग रही है और जबकि पुलिस का दावा है कि उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। इस बात से नाराज परिजन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर युवक का शव थाने में लाकर बैठ गए और वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि 3 थाने से पुलिस को बुलाया गया और बता दें कि उधर मृतक के भाई ने बताया कि अभिषेक को पीट पीट कर मरणासन हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इस दुर्घटना को बता दिया है। और इस मामले में जब सीओ रविकांत गैर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक के भाई ने ही पहले घटना का मामला दर्ज कराया। रविकांत गैर ने कहा कि मामला कमल सिंह के थाना मंगलपुर में शिकायत दर्ज कराई है और 31 अक्टूबर को उसका भाई मंगलपुर में मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे चोट लगा दी और भाई को इलाज के लिए हेल्थ लेकर गए और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद वो लोग थाने में चले गए और अपना प्रार्थना पत्र दिया और उसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र में मुंगेशपुर चौकी क्षेत्र के कस्बे में दबंगई के दम पर रौब दिखाकर निजी बुलडोजर एक दुकान पर चला दिया गया और दुकान ध्वस्त कर दी गई। और बता दें यहां पर यूपी सरकार के बुलडोजर के नाम पर अवैध बुलडोजर से दुकान तोड़ डाली, जिसकी किसी ने विरोध नहीं किया। और बुलडोजर से अवैध रूप से दुकान तोड़ने के काफी देर बाद जब इस बात की जानकारी हुई तो पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की एक नहीं सुनी। और दरअसल ये मामला थाना डेरापुर का मंगेसापुर कस्बे का बताया जा रहा है। सुभाष कटारिया के मकान में बनी दुकान में संतोष गुप्ता की बर्तन की दुकान थी जो कई सालों से किराएदारी पर चल रही थी। संतोष गुप्ता ने बताया कि अचानक सुभाष कटारिया ने दुकान खाली करने को कहा तो उन्होंने कुछ मोहलत देने की बात कही, लेकिन मकान मालिक सुभाष कटारिया नहीं माने। सुभाष कटारिया ने दुकान खाली कराने का जिम्मा क्षेत्र के बदमाश उर्फ राजू सचान को दे दिया। राजू सचान ने दिन दहाड़े कस्बे के अंदर बुलडोजर से दुकान तोड़ दी और उसे ध्वस्त कर दिया। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव का नाम उम्मीदवार के तौर पर लगभग तय कर लिया है। उनके नाम का ऐलान पार्टी ने कर दिया। बता दें हालांकि मैनपुरी उपचुनाव के शिवपाल सिंह यादव भी दावेदार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया।
वहीं अब सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप सिंह यादव को उतारने का फैसला कर लिया। हालांकि अभी इस पार्टी का द्वारा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो मंगलवार को पार्टी के नाम का ऐलान कर देगी। और सपा द्वारा तेज प्रताप सिंह यादव का नाम फाइनल होने के कारण अब इसे शिवपाल सिंह यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह कि शिवपाल सिंह यादव ने कई मौकों पर मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि जब उनके इस बयान पर टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया तो उन्होंने सफाई भी देना शुरू कर दिया। तब शिवपाल सिंह यादव ने अपने बयानों में कहा था कि मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से चुनाव न लड़ने पर वो सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सपा संरक्षण लगातार अव्यवस्था रहने की वजह से हो सकता है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि इसकी संभावना काफी कम है और तब वो खुद वहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसकी संभावना जताई जा रही है फिलहाल के लिए। यूपी में ट्रेनों के सफर करने वाली महिलाओं के लिए रेलवे प्रशासन की पहली सामने आई है। बता दें कि दरअसल प्रदेश में महिलाओं के लिए 74 पिंक कोच लगाए जाएंगे। इसी के साथ पहले चरण में उत्तर पूर्वी और एनसीआर की ट्रेनों में कोच लगेंगे। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 2018 में महिलाओं की सुविधा के लिए प्रत्येक ट्रेन में एक पिंक कोच लगाने की योजना तैयार की थी, जिसके बाद अब यूपी में 74 पिंक कोच का तोहफा महिलाओं को दिया जाएगा। इन पिंक कोच की खास बात यह है कि इनमें सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें साथ ही पिंक कोच में टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ महिलाएं ही होंगी और वहीं महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जनरल डिब्बे में भीड़ भाड़ के चलते महिलाओं को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर महिलाओं के साथ बच्चे होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है और इन्हीं सब मुश्किलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 2018 में महिलाओं की सुविधा के लिए प्रत्येक ट्रेन में एक पिंक कोच लगाने की योजना तैयार की थी। इसी के साथ रेलवे ने अब महिला यात्रियों की सुविधा के लिए सीट को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। अब ट्रेनों में यात्रा कर रही महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की तरह अब ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। भारतीय रेलवे की तरफ से लंबी दूरी वाली यात्रा के लिए भी महिलाओं के लिए बर्थ रिजर्व की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खास ख्याल रखा जाएगा। नोएडा में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 के आंकड़े को पार करने पर ग्रेड 4 के नियमों को लागू करवाया गया है और कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। अब जिला अधिकारी का नया आदेश आया है कि इसके मुताबिक 9 नवंबर से बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने अपने आदेश में अफसरों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश दिया है। रविवार को जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर की अध्यक्षता में जनपद में वायु प्रदूषण के प्रभारी नियंत्रण के लिए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारी के साथ की गई थी। बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी, डीसीपी, ट्रैफिक विभागीय, वन अधिकारी, आरटीओ और डीआईओएस, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर और क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा और ग्रेटर नोएडा उपस्थित थे। जिला अधिकारी ने सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सीएमयूएम के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित रखा जाए। उन्होंने बताया है कि ग्रेप का स्टेज 4 हटाया गया है। इसके बाद स्टेज 3 लागू कर सभी प्रावधानों और रिस्ट्रिक्शंस को ग्राउंड पर प्रभावी रूप से लागू रखा जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनपद के समस्त विश्वविद्यालय 9 नवंबर को खोल दिए जाएंगे और ग्रेप स्टेज 3 में लागू समस्त प्रावधानों और कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज पर सशर्त लागू रोक का अनुपालन प्रभावी रखा जाएगा। अनुमेय, फ्लू और अतिरिक्त अन्य इकाइयां प्रति निर्देश के क्रम में संचालित की जाएंगी। जिन कॉन्ट्रैक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज को छूट प्राप्त है उनके नियमों और प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही समस्त प्राधिकरण और अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मैकेनिकल स्वीपिंग, रोड और वॉशिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाता रहे। मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। दरअसल वीकेंड के आखिरी दिन मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई और दर्शन के लिए आए लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु भीड़ के दबाव के चलते घायल हो गए। अब एक बार फिर मंदिर के आसपास की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और जिसकी वजह से श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं इस घटना से मंदिर के आसपास प्रशासनिक व्यवस्थाओं की एक बार पोल खुल गई है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था रविवार को पूरी तरह से फेल होती नजर आई और वीकेंड पर ठाकुर द्वारा
बांके बिहारी मंदिर पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन प्रशासन ने इस बात की जानकारी देते हुए मजबूत कदम नहीं उठाए। वहीं बाहर से आए लोगों के वाहनों से पार्किंग भी फुल हो गई थी, जिसके कारण श्रद्धालुओं ने सड़क किनारे वाहन लगाए थे। इससे बता दें आपको, वृंदावन की सड़कें जाम हो गई थी। हालांकि इससे पहले मौका नहीं मिला और जब बांके बिहारी मंदिर में ऐसा हादसा हुआ और इससे पहले जन्माष्टमी की मंगल आरती के दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई। 20 अगस्त को हुई इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भेजा गया है फिलहाल के लिए। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सपा नेता आजम खान पर हुई कार्रवाई के मद्देनजर पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि इसकी मंशा ठीक नहीं है। जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सभी विकास के लिए यहां जमा हुए हैं। निकाय चुनाव में अभी असमय है, लेकिन यहां लोनी की जनता के लिए पहुंचे हैं। और बता दें कि खतौली में से बीजेपी से विधायक विक्रम सिंह सैनी के मामले में जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है। इसको लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने पत्र इसलिए लिखा है कि आजम खान साहब के मामले में जल्द कार्रवाई कर दी गई थी। वहीं विधायक विक्रम सिंह सैनी अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो, फिर अमेज़न